नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो सभी कैंडिडेट्स का आज की वीडियो में स्वागत है। आज है हमारा सेट 7 टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण कला का सेट 7 है आज। हमारा टारगेट है उत्तराखंड एलटी 2020-21 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करना। तो आज सेट 7 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है और नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो करके टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला है आज का, द क्वालिटी ऑफ स्कूल लेवल एजुकेशन प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, यानी कि स्कूल स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य रूप से इनमें से किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन देखिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। दूसरा है यहाँ पर आपका द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षक है उसकी शिक्षा गुणवत्ता पर। या फिर जो अगला ऑप्शन है आपका वो है आपका फाइनेंशियल प्रोविजंस, यानी कि वित्तीय प्रावधानों पर। या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कि ढांचागत सुविधाओं पर। तो स्कूल स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य रूप से इनमें से किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में देख के आपको आंसर मालूम पड़ रहा होगा, शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता पर। यानी कि जब द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षक की जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन जो दे रहा है उसकी गुणवत्ता क्वालिटी किस तरीके की है, वो खुद कितना कॉन्फिडेंट है अपनी शिक्षण को लेकर, इस पर निर्भर करेगा। किसी भी स्कूल के जो लेवल है, स्कूल का एजुकेशन लेवल है, वो ये प्राथमिक तौर पर इससे ही निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बिल्कुल यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वित्तीय प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल प्रोविज़न से भी यहाँ पर प्राइमरी यानी प्राथमिक तौर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उससे भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी जो प्राथमिक रूप से डिपेंड करेगा वो है आपका शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्वेश्चन ये है कि द सब सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ वर्ड ऑर्डर एंड वर्ड कॉम्बिनेशन टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज नोन एज, यानी कि जो भाषा की उपव्यवस्था है उसमें वाक्यांशों और वाक्यों को बनाने के लिए शब्दक्रम और शब्द संयोजन के नियमों से संबंधित है, वो इस प्रकार से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो एक भाषा की उपव्यवस्था है उसमें वाक्यांश और वाक्य बनाने के लिए शब्दक्रम और जो शब्द संयोजन है उसको नियमों को किससे जाना जाता है। इनमें से पहला है आपका आकृति विज्ञान, ऑप्शन ए है आकृति विज्ञान। दूसरा है ध्वनि विज्ञान। तीसरा वाक्य विन्यास या फिर शब्दार्थ, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स या फिर सेमेंटिक्स। तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी कि वाक्य विन्यास। कोई भी जो सेंटेंस है आपका वो शब्द और ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका कुछ मीनिंग हो, तभी वो वैल्यूएबल है, तभी उसका कुछ मीनिंग होगा। तो वाक्य विन्यास इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ प्रोविज़न फॉर, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। ये आपको बताना है कौन कौन से प्रावधान है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ऑप्शन ए है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बी है आपका नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से दंड का निषेध, यानी कि दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, यानी कि अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या फिर सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो ये अधिनियम बनाया गया था इसमें ये तीनों ही चीज़ें शामिल की गई थी। पहली निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए, सभी चिल्ड्रंस के लिए, और उनको मानसिक और शारीरिक रूप से पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी प्रावधान था इसमें। और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं उसका जो आपका प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर इस प्रावधान में दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये भी आपका राइट टू एजुकेशन
के लिए एक क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू एजुकेशन मेड फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है देखिए 5 से 10, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 या फिर 8 से 16। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि राइट होना चाहिए उनका एजुकेशन पर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें अगर उनसे कोई वर्क कराया जाता है, काम कराया जाता है, तो वो आपका आता है चाइल्ड लेबर में, यानी कि बाल मजदूरी कह जा सकते हैं जिसे। तो इसीलिए 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन यानी कि फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन। तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अधिकार बनाए गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे भी राइट टू एजुकेशन के ऊपर। तो इन टॉपिक्स को भी आप एक बार देख लें। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देयर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द चाइल्ड टू पे अटेंशन इन क्लास। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कक्षा में बच्चे द्वारा ध्यान दिए जाने हेतु एक बाह्य कारक है। इनमें से क्या है ये आपको बताना है। देखिए भूलना इसका राइट आंसर नहीं है, स्मृति इसका राइट आंसर नहीं है, मेमोरी एक बाह्य कारक नहीं हो सकता है, रुचि यानी कि इंटरेस्ट आपका एक बाह्य कारक नहीं है। तो इनमें से बाह्य कारक कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो अभी काफ़ी हाई लेवल पर चल रही है। यानी कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट काफ़ी हाई है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में ये स्पिरिट होना चाहिए आपका, तो ही ये लाभदायक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धा की भावना जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कक्षा में बच्चे द्वारा ध्यान दिए जाने हेतु एक बाह्य कारक है प्रतिस्पर्धा भावना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ अर्थमेटिकल स्किल बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। दिस इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग, ऑप्शन ए। दूसरा है इंसिडेंटल लर्निंग, तीसरा है फॉर्मल लर्निंग या फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो त्योहारों के उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के तरीके से बच्चों का एक समूह कई अंकगणितीय कौशल सीखता है, यह एक प्रकार का किस तरह की शिक्षा है ये आपसे पूछा गया है। इनफॉर्मल है, इंसिडेंटल है, फॉर्मल है या फिर नॉन फॉर्मल है, ये आपको बताना है। देखिए जो एजुकेशन है या लर्निंग है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक तो होता है आपका सिस्टमेटिक मेथड, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल लर्निंग, ठीक। दूसरा है आपका इनफॉर्मल, जो अनौपचारिक जिसे कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है आपका नॉन फॉर्मल, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। अब देखिए इनमें अंतर को समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मल एजुकेशन से आप सभी को मालूम होगा क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जिसमें कि एजुकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाता है। जैसे कि स्कूल्स की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। सभी एक तरह से स्टूडेंट यहाँ पर ड्रेसअप होते हैं। तो एक फॉर्मल तरीका हो गया ये एजुकेशन का, यानी कि सभी को एक तरीके का एजुकेशन दिया जाता है और सभी को बराबर मानकर एजुकेशन दिया जाता है एक फॉर्मल लर्निंग में। अब बात करें इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल होता है जनरल सोशल एजुकेशन, यानी कि सामान्य तौर पर जो आप सोशली तरीके से या फिर किसी अन्य तरीके से जब आप बिना सिस्टमेटिक तरीके से कोई एजुकेशन लेते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो ये होता है आपका इनफॉर्मल, जिसमें आपको किसी भी सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है सोशल माध्यमों से, सामाजिक तरीक़ों से, या जो समाज में चीज़ें होती हैं उनको जब आप सीखते हैं, तो ये होता है आपका इनफॉर्मल लर्निंग। एक अगला है आपका थर्ड, नॉन फॉर्मल लर्निंग। देखिए नॉन फॉर्मल लर्निंग इनफॉर्मल और फॉर्मल लर्निंग के बीच का रूप आप कह सकते हैं। बेसिकली नॉन फॉर्मल लर्निंग में जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपको आप ओपन तरीके से वहाँ पर अपना एजुकेशन लेते हैं, यानी कि उसमें सिस्टम है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो ये हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नायोस हो गया, NIOS हो गया, इग्नू हो गया, तो ये आपका गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब कोई चिल्ड्रन अर्थमेटिक स्किल सीखता है कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल पर, तो इस तरह की जो कौशल है अंकगणितीय कौशल सीखता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये होगा आपका
अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल लर्निंग। अनौपचारिक शिक्षा है इसका राइट आंसर, इनफॉर्मल लर्निंग, यानी कि इसमें किसी भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल तरीके से कोई ज्ञान या नॉलेज लेते हैं, तो ये है आपका अनौपचारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बिना शर्त प्रतिक्रिया है वो इनमें से कौन सा, यानी कि आइडेंटिफाई द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग, लाउड नॉइज, पेन, फूड या फिर स्टार्टल, यानी कि शोरगुल, दर्द, खाना या फिर चौंकना। इनमें से बिना शर्त अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए लाउड नॉइज़ की बात करें तो जब आप लाउड नॉइज़ सुनते हैं या तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको वो कैसा लगता है, डिस्टर्बिंग फील होता है या नहीं होता है, तो इस पर आप जो प्रतिक्रिया देते हैं वो अनकंडीशन नहीं होता है, यानी कि बिना शर्त प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप जो प्रतिक्रिया देते हैं उसमें आपको कोई चीज़ डिस्टर्बिंग फील हो रही है, यानी कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया आप खुद से देते हैं, यानी कि बनाकर एक तरह से कह सकते हैं। तो ये हो गया, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि बिना शर्त प्रतिक्रिया नहीं है। दर्द की बात करें तो सिमिलरली पेन में भी कितना पेन है आपको इसकी प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द हो रहा है आपको तो इसकी भी प्रतिक्रिया आप खुद से देते हैं। खाना यानी कि फूड जब आप देखते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सेम बिना शर्त प्रतिक्रिया नहीं है ये भी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, चौंकना, यानी कि स्टार्टर्ड, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखकर चौंक जाते हैं, बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है या आप सरप्राइज़ हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, चौंक जाते हैं बिल्कुल, तो ये होता है आपका बिना शर्त प्रतिक्रिया, यानी कि जिसमें फेकनेस नहीं है, आपका नेचुरली जो रिस्पॉन्स सामने आया है ये होता है आपका बिना शर्त प्रतिक्रिया। तो ये जो तीनों हैं ये बेसिकली आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स कह सकते हैं आप इसे, जिसमें आप जो अनकंडीशन नहीं होता है, यानी कि स्टिमुलस होता है ये, और चौंकना जो है आपका स्टार्टल जिसे कहते हैं, ये आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी आर द की सिम्टम्स ऑफ, यानी कि असावधानी, अति सक्रियता और आवेगता, इनमें से किसके प्रमुख लक्षण हैं। ADHD पहला ऑप्शन है, आत्म केंद्रित ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी या फिर डाउन सिंड्रोम। तो ये कुछ एक तरह से जो आपके डिसेबिलिटी कह सकते हैं, बेसिकली जो चिल्ड्रंस में होती है, तो इनमें से जो प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन सी, इसका राइट आंसर, जिसमें असावधानी, अति सक्रियता और आवेगता प्रमुख लक्षण होते हैं, वो इनमें से कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं चिल्ड्रंस में, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको बताना है। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरली एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म पर भी पूछे गए हैं। तो देखिए ये है इसका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इनमें जो प्रॉब्लम है वो आपका है असावधानी, अति असक्रियता, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं रहता है स्टूडेंट में, चिल्ड्रन में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं वो, अति सक्रियता जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव रहता है जो यहाँ पर कह सकते हैं चाइल्ड। तो ये होता है आपका ADHD। देखिए इसमें कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता इनका, बस इनके पास पेशेंस नहीं होता है, किसी भी जगह पर एक जगह पढ़कर ये पेशेंस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या कोई भी काम आप ये एक जगह पर पेशेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है, दिमागी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, ये लेस सोशल होते हैं, यानी कि सामाजिक तौर पर कम मिलते जुलते हैं, और लेस कम्युनिकेशन केटिव होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन ये कम करते हैं, इस तरह के जो लक्षण होते हैं। तो ये हो गया आपका असावधानी, अति सक्रियता और आवेगता, किसके प्रमुख लक्षण हैं, ADHD। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के जो बौद्धिक विकास है उसके लिए 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग या फिर एरिक्सन।
तो किसने दिया था? बच्चों के बौद्धिक विकास के जो अलग अलग चरण, 4 चरण बनाए थे वो बनाए थे आपके पियाजे ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बौद्धिक चरण की बात करें, जिन्होंने 4 अलग अलग चरणों में बच्चों के बौद्धिक विकास यानी कि चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्लासीफाई किया था, वो किया था 4 अलग अलग चरणों में, वो किया था आपका पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी मीन्स, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका क्या अर्थ है। यानी कि बेसिकली ये क्यों बनाया गया है और इसको क्यों पढ़ाया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, इसका मकसद क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिए गए, प्लान फॉर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना के लिए। ऑप्शन बी देखिए, मेक्स चिल्ड्रन आंसर अ टीचर्स क्वेश्चन, यानी कि बच्चे शिक्षक के सवाल को जवाब दे सकें। सी है, गिव्स नो स्कोप फॉर अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, शिक्षक बच्चों को पढ़ने का तरीका सिखाया जाना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए डी, मेक चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, यानी कि जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं नॉलेज उसी को रिप्रोड्यूस किया जाए और चिल्ड्रंस को वही सिखाया जाए। बेसिकली ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताने कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। देखिए टेक्सचुअल नॉलेज बिल्कुल नहीं रह हो सकता, यानी कि जो किताबी ज्ञान है सिर्फ वो दे देना या आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सी, गिव्स नो स्कोप फॉर चाइल्ड एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों को जो पढ़ने का तरीका है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जो चाइल्ड है उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है पढ़ते वक्त। तो ये भी राइट आंसर नहीं है। और मेक्स चिल्ड्रन आंसर अ टीचर्स क्वेश्चन, यानी कि टीचर के सवालों का जवाब अगर दे दिया जाए तो क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा होगी, यानी कि टीचर खुश हो जाएं, बच्चे जो हैं शिक्षक के सवालों का जवाब दे सके। तो इसको ध्यान में रखिए, ये शिक्षा शास्त्र बनाया गया है तो बिल्कुल नहीं, केवल आंसर दे देना कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है आपका बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना, यानी कि साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे एक मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में सारी चीज़ों को सीख सकें, सिर्फ ना कि किताबी ज्ञान या फिर बिना किसी एक्सपीरियंस के चीज़ों को सीखना या फिर सिर्फ टेक्सचुअल नॉलेज यहाँ पर देना, ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ नहीं है। यानी कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना के लिए इस शिक्षा शास्त्र को बनाया गया है, इसका अर्थ यही होता है। तो ये राइट आंसर है, आप समझ गए होंगे, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या है ये बताना है। पहला है, मेक्स लर्नर्स थिंक्स यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में शिक्षार्थियों को सोचने का मौका देता है, सिखाता है, शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सिखाता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। तीसरा है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, यानी कि मेमोरी को शार्प करता है, और पुराने अधिगम से नए अधिगम को अलग करता है, यानी कि जो लर्निंग मेथड्स हैं जो डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, अधिगम यानी कि लर्निंग के जो तरीके हैं उसको डिफ्रेंशिएट करता है प्रेरणा। तो ये आपको बताना है। तो प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या है? देखिए ये जो है आपका शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। जब किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है आपको तो उस चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और ये जो है इंटरेस्ट क्रिएट करता है आपका लर्निंग के लिए। तो ये है राइट आंसर इसका, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लीडर्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, 12वां क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग अ सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज, यानी कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम एकदम से मिल जाता है, तो ये जो थ्योरी दी थी इसको जो इस समस्या के अचानक समाधान का जो वकालत करने वाला सिद्धांत है वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? देखिए इसका एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था इससे रिलेटेड, ये है आपका थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ये देखा था, अगर आपने उन वीडियोस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर उसको फॉलो करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं।
टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंसाइट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी था कि जो थ्योरी ऑफ इंसाइट है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपका कोहलर ने। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो थ्योरीज दी गई हैं इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली कुछ एप्स कहें या बंदरों पर, सुल्तान नाम के बंदर पर इन्होंने एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग में इन्होंने उसके बाद उन्होंने अचानक समस्या के सिद्धांत वाली इस थ्योरी को, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इंसाइट, इसको डेवलप किया, इसको बनाया। तो यह है आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था, थ्योरी ऑफ इंसाइट। देखिए ये गेस्टाल्ट वर्क का ही भाग है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, द ब्राइट नॉर्मल पर्सन हैज़ एन IQ ऑफ, यानी कि एक ब्राइट लेकिन नॉर्मल व्यक्ति का जो IQ है वो कितना होता है। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, सुपीरियर, अल्ट्रा सुपीरियर, वेरी सुपीरियर जो पर्सन है उसके IQ की बात करें, तो वो होता है आपका 130 से 40, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कह लें या बहुत ज़्यादा आपका सुपीरियर नॉलेज वाले ब्रेन वाले व्यक्ति कह लें, तो उनका 140 तक रह सकता है आपका IQ। लेकिन जो आपका ब्राइट नॉर्मल व्यक्ति होगा उसका IQ रहता है आपका 120 से 130 के आसपास। तो ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन अगर चेंज करके आए तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ब्राइट नॉर्मल व्यक्ति का IQ रहता है 120 से 129 के आसपास। तो ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, दूसरा संस्कृति यानी कि कल्चर, तीसरा उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, या फिर ग्रोथ यानी कि वृद्धि। देखिए ऑप्शन देखिए आपको मालूम पड़ रहा होगा, आनुवांशिकता बिल्कुल ही विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति यानी कि कल्चर डिपेंड करता है, प्रभावित करता है, आपका इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका। साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी आपके विकास को प्रभावित करता है। तो अचीवमेंट जो है वो ग्रोथ को यहाँ पर डेवलप नहीं करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर ये प्रभावित करती हैं, लेकिन अचीवमेंट जो है वो, उपलब्धि जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करती है। कई लोगों को ये आंसर भी लगेगा कि ये भी डेवलपमेंट को, चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही इसका राइट आंसर है। उपलब्धि जो है, अचीवमेंट जो है वो ऐसा कारक है जो बच्चे के डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा। तो ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग इज़, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण का अर्थ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, टू टीच चिल्ड्रन पर्सनली, यानी कि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के लिए इसका मतलब होना चाहिए, या फिर टू गिव ट्यूशन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन देना, या फिर टू टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज़, उनकी क्षमताओं के अनुसार यहाँ पर पढ़ाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो पर्सनलाइज टीचिंग क्या होना चाहिए आपको बताना है। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने के लिए क्या ये व्यक्तिगत शिक्षण होगा, या फिर व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन देने के लिए। तो देखिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। सिर्फ व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना व्यक्तिगत शिक्षण नहीं होता है। तीसरा यहाँ पर बच्चों की उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना, ये होता है आपका पर्सनलाइज्ड टीचिंग। देखिए बच्चों की जो क्षमता है, यानी कि बच्चा किस लेवल का है, उसको किस लेवल का ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त है, और उसके बाद उसकी क्षमता के अनुसार उसको किस तरह से पढ़ाना है, ये होता है एक व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड टीचिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है इसका राइट आंसर, बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना। तो ये हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करके बता दें, और इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दें अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी, स्टूडेंट को जानते हैं जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर या ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, तो ताकि सभी को ये फ़ायदा मिल सके। देखिए ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये अलग अलग बुक से, लेकिन
बुक में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पेपर देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उस लेवल के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, और उसी के बाद ये सेट्स तैयार किए हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी होगा आपके लिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट्स करते रहें, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं। और आखिर के 1 महीने में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये बातें मैंने पहले बताई हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन लोग अभी नए जुड़े हैं, जो लोग अभी, वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।